हेलो एजेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए। तो आज जो है हम यूपी बीएड एंट्रेंस में जो है महत्वपूर्ण पूछे गए हिंदी के प्रश्न को इस वीडियो में हम कराएंगे। जितने भी इसके पहले हिंदी के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिससे आपका जो है हिंदी का प्रश्न जो है यूपी बीएड एंट्रेंस में क्लियर हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और इस पर जो है हम यूपी बीएड एंट्रेंस के जो है जीके के भी प्रश्न कराएंगे इस चैनल पर, तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हिंदी का पहला प्रश्न है, स वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि स वर्ड का उच्चारण स्थान है। पहला है ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला तालु। तालु जो है स वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार जो है हमारा स वर्ड तालु जो है उच्चारण स्थान इसका तालु है। और तालु जो है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का तालु से स्पर्श हो उन्हें जो है तालव्य व्यंजन कहते हैं। और तालव्य के अंदर हमारा स भी आता है और इसमें जो है च वर्ड भी जो कि तालु के अंदर आता है। पूरा जो च वर्ड होता है, च वर्ड यानी च, छ, ज, झ, ये सभी जो है तालु के अंतर्गत आते हैं। उनका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। तो इस प्रकार हम इसे याद भी रख सकते हैं कि च वर्ड जो है तालु, उसका उच्चारण स्थान तालु है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तो पगड़ी जो है तत्सम शब्द है या विदेशज शब्द है या देशज शब्द है या तद्भव शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सी हो जाएगा, देशज। तो पगड़ी जो है देशज शब्द है यानी कि देसी शब्द है। देशज शब्द जो है पगड़ी जो है देशज शब्द है। और देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल पता नहीं होता है। वे शब्द जो है प्रचलन में होते हैं उन्हें जो है देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, दोंगा हो गया, डिबिया आम भाषा में जो होता है वो देशज शब्द होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है दूसरे का सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आप बीती में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इनमें से कौन सा समास जो है आप बीती में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार हमारा जो है तत्पुरुष समास सही हो, जिसका विग्रह हम करेंगे तो आप पर बीती हो जाएगा। हमारा एक पद जो होगा आप हो जाएगा और पर बीती हमारा जो है पहला पद और दूसरा पद जो है उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो है हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप भी हमारा जो है प्रधान पद है और जो बीती है यह भी प्रधान पद है। और जो है पर लगा है हमारा ये विभक्ति लगी है, तो इसकी यह किसी विभक्ति है तो अधिकरण जो है अधिकरण की ये विभक्ति है पर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में पर। तो ये जो है पर है अधिकरण की विभक्ति है और ये जो हमारा पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, दोनों प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो इनमें से किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है? तो इनमें से किसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा है? पहला ऑप्शन ए है अपवाद, ऑप्शन बी है ओढ़ना, ऑप्शन सी है प्रभाव, ऑप्शन डी है पराजय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ओढ़ना में जो हमारा उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग जो लगता है वो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगा है। और ना जो है ओढ़ना में ना प्रत्यय लगा है, लेकिन इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। और ये इन तीनों में उपसर्ग हमारा लगा हुआ है, जो कि अपवाद में है अप उपसर्ग, और प्रभाव में जो है प्र उपसर्ग, और पराजय में जो है पर उपसर्ग। तो इस प्रकार जो इन तीनों में हमारा उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अंकित ने गाना गाया होगा। इस वाक्य में यह जो वाक्य है किस काल में है? तो हमारा ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी जो है बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल और ऑप्शन डी है अनिश्चित काल। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का कौन सा जो ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 5 का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला भूतकाल। भूतकाल जो है ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है अंकित ने गाना गाया होगा, ये जो है हमारा बीते हुए समय के बारे में बात हो रही है, तो इस प्रकार हमारा भूतकाल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अपादान कारक का परसर्ग है। तो अपादान कारक का विभक्ति जो क्या है इसमें से? ऑप्शन ए है का, ऑप्शन जो है बी से अलग होना और ऑप्शन सी है लिए और ऑप्शन डी है में पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रकार जो है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला से अलग होना जो है अपादान कारक का परसर्ग है। और अपादान का इसका अर्थ है किसी भी वस्तु से किसी भी संज्ञा जो है या सर्वनाम अलग हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो है पत्ते का अलगाव हो रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है हमारा अपादान कारक हो जाएगा। और का जो है किसका परसर्ग है? तो का जो है हमारा संबंध का परसर्ग है। और जो हमारा लिए है ये संप्रदान कारक का जो परसर्ग है। और में पर हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया, में पर जो होता है अधिकरण का जो है परसर्ग है। तो इस प्रकार हम इन तीनों को भी याद कर सकते हैं। का संबंध का हो गया, और जो लिए है ये संप्रदान का हो गया, और में पर जो हो गया अधिकरण का हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। से अलग होना अपादान कारक का परसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार जो है हमारा कैंची हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सी वाला तुर्की शब्द का जो है यह भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द कैंची है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए है आधी चीज़ें को साथ रखना, ऑप्शन बी है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी है सुमेल चीज़ों को बटोरना, और ऑप्शन डी है आधी चीज़ों को मिलाकर करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बेमेल चीज़ों का जो सम्मिश्रण होता है उसे आधा तीतर और आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो अनुज हमारा पुरुषवाचक शब्द है, और इसे स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन से जो है प्रत्यय का उपयोग होगा? प्रत्यय जो होता है वो हमारा बाद में लगता है और उपसर्ग होता है पहले लगता है। उपसर्ग को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि ऊ जो होता है हमारा ऊ अक्षर जो होता है वो पहले आता है, और जो प्र होता है वो बाद में आता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि ऊ से हो जाएगा उपसर्ग और प्र से हो जाएगा प्रत्यय। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि प्रत्यय जो बाद में आता है और उपसर्ग पहले आता है। तो इसमें जो है हमारा इस स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है? प्रत्यय का। तो प्रत्यय हमारा यानी बाद में लगता है, तो अनुज का हम क्या लगाएंगे? स्त्री शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला आ प्रत्यय यदि हम लगाएंगे तो जो हमारा अनुजा हो जाएगा, जो स्त्रीवाचक बन जाएगा। आ लगाएंगे तो अनुजा हो जाएगा, जो कि स्त्रीवाचक सर्वनाम है, संज्ञा है, स्त्रीवाचक सर्वनाम है अनुजा। तो इस प्रकार हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रियों को वश में जो रख सकता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है इंद्रजीत, ऑप्शन बी है इंद्रियजीत, और ऑप्शन सी है इंद्रियातीत, और ऑप्शन डी है इंद्रदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला इंद्रियजीत, जो कि इंद्रियों को जीतने वाला है, अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला उसे इंद्रियजीत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो इनमें से कौन सा जो है गायक का जो संधि विच्छेद है सही, हमारा जो प्रश्न है ऑप्शन ए है आयक, ऑप्शन बी है गय प्लस यक, ऑप्शन सी है ग प्लस यंक, ऑप्शन डी है गय प्लस अक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, गय प्लस अक जो है गायक का सही संधि विच्छेद होगा, गय और प्लस अक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पाठशाला शब्द है तो इनमें से कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है रूद, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन जो है सी योगरूढ़ और ऑप्शन डी है विदेशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यौगिक। पाठशाला जो है हमारा यौगिक शब्द है जो कि अलग अलग होगा। तो पाठ धनशाला दो शब्द हैं, तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और हमारा एक शब्द जो हो जाएगा पाठ हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा शाला हो जाएगा। तो यानी इसमें दो शब्दों का योग के कारण इसे यौगिक शब्द कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है कहाँ, ऑप्शन बी है कोई, ऑप्शन सी है यह, ऑप्शन डी है आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, यह जो है निश्चितता का बोध करता है। ये जैसे कि यदि कोई नज़दीक हो या दूर हो उसे हम दिखा कर कह सकते हैं यह, या फिर प्रत्यक्ष रूप में भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ को भी दिखाने के लिए हम बता सकते हैं किसी से यह। तो यह जो है निश्चितता का बोध करता है, जैसे कि यह वह वे जो निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हम जो कि एक प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो जो मन में उत्पन्न होता है वो अस्थिर मनोविकार जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है संचारी भाव, ऑप्शन बी है विभाव, ऑप्शन सी है आलम्बन, ऑप्शन डी अनुभाव। तीन में से क्या कहते हैं उस शब्द को? तो हम उसे जो है ऑप्शन जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, जो अस्थिर मनोविकार उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं और इसकी जो संख्या होती है 33 होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, संचारी भाव। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन हमारा ए है संबंध बोधक अध्यय, और सॉरी यहाँ पर अध्यय नहीं बल्कि अव्यय रहेगा यहाँ पर। और हमारा जो है ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक अव्यय और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इनमें से कौन सा वाक्यांश जो है वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो है वो जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कि राम और श्याम। तो इसमें जो है और है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है जो कि राम और श्याम को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 17, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा जो अलंकार है? तो पहला ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है अनियोक्ति, ऑप्शन सी है श्लेष और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनियोक्ति। इसमें जो है अनियोक्ति अलंकार है, इस पंक्ति में अनियोक्ति अलंकार ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जहाँ जो है किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में जो है हमारा नायिका की ओर संकेत किया गया है, अतः यह अनियोक्ति अलंकार हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक और ऑप्शन सी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है कवियत्री। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त, ये वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभिव्यक्ति का जो होता है अभिव्यक्ति होता है और
ऐतिहासिक का ऐतिहासिक होता है और कवित्री का कवयित्री होता है। तो इस प्रकार जो है हमारा इस प्रश्न जो है, इस प्रश्न का शुद्ध शब्द हमारा उपयुक्त हो जाएगा और ये सभी जो है अशुद्ध शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जो चिन्ह हमारा है यह क्या है, इसे क्या कहते हैं? तो हमारा जो बीएड यूपी एंट्रेंस जो बीएड है उसमें हमारा जो है चिन्ह प्रतीकों को भी पूछता है, तो उसे आप सभी लोग जो है सभी चिन्हों को याद कर लीजिएगा। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर जो 19 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विस्मयादि बोधक। तो यह चिन्ह जो है हमारा जो किसी विस्मय चीज़ का जो बोध कराता है, जहाँ पर जो विस्मय चिन्ह का बोध हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे, हे, इस प्रकार जो है यहाँ वहाँ पर इसका प्रयोग होता है विस्मय व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, तो इनमें से कौन सा जो लक्ष्य के दो अर्थ है? ऑप्शन ए है गति चाल, ऑप्शन बी है नाम बल, ऑप्शन सी है उद्देश्य निशाना, ऑप्शन डी है सही उद्देश्य। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का जो सही उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, जो कि उद्देश्य और निशाना। लक्ष्य का जो दो अर्थ होता है उद्देश्य और निशाना, इस प्रकार जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं, तो इनमें से कौन है जो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्हें जो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए, तो इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? पेड़ पर मैना बैठी है, ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी हमारा मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ऑप्शन सी है निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और ऑप्शन डी है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला, जो कि डी वाला हमारा अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध क्या होगा? जो हमारा अशुद्ध इसमें क्या है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यही हमारा जो अशुद्ध है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, इस प्रकार जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और जो इसमें इस प्रश्न में ये हमारा अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा में कौन सी संधि? ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है गुण संधि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विसर्ग संधि जो हो जाएगा। यशोदा में जो है विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यशः, यशः प्लस दा बराबर यशोदा, इसका संधि विच्छेद हमारा इस प्रकार होगा यशः प्लस दा, और इसमें जो है विसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह विसर्ग संधि हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है चौपाई। तो इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला ए वाला सरल, क्योंकि यदि हम इसका जो है इसको अलग करेंगे, इसका खंड करेंगे, तो ये जो है रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका जो अलग करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो सरल को यदि हम अलग अलग करेंगे तो इसमें कुछ जो है अर्थ नहीं निकलेगा। यदि हम बी को करेंगे तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है जो सरल है इसे हम यदि तोड़ेंगे तो इसका जो खंडन, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से कौन सा जो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है? पहला है नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी है कहानी और कविता, ऑप्शन सी है नाटक और व्यंग, ऑप्शन डी है प्रहसन और कहानी। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी वाला सही हो जाएगा। कहानी और कविता जो है श्रव्य काव्य है, क्योंकि जो श्रव्य काव्य होता है वो सुनने और पढ़ने में जो है, यानी कि जिस काव्य का जो है रस स्वाद किया जाता है, यानी जिस
काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या उसे पढ़कर, स्वयं पढ़कर जिसका जो रस स्वादन किया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी कि कहानी और कविता है ये किसी के द्वारा सुना या स्वयं जो है पढ़कर इसका जो आनंद लिया जाता है, इसलिए इसे श्रव्य काव्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा, कहानी और कविता जो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आज का हमारा जो है यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है। और इसी प्रकार जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और हम इससे आगे जो है आपको अगली वीडियो में कराएंगे। और हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण हमने प्रश्न कराए हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। और इसके आगे हम जीके का भी प्रश्न जो है अगले वीडियो में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।